हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग AIDEOA ऑल इंडिया डिप्लोमा इंजीनियर्स ऑफिशियल एसोसिएशन के द्वारा जो फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट और सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए MCQ टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। ये हमेशा होते रहता है। तो उसी का जो टेस्ट हुआ था उसी में क्वेश्चन जो भी 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। चूँकि 29 जनवरी को जो CCL का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उस एग्ज़ाम को देखते हुए ये क्वेश्चन सारे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और यदि PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी जो इंस्टा मोजो का प्रोफाइल है उसका लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पर भी दे दूंगा, वहाँ से आप जा करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इंक्लिनेशन ऑफ 1/4 डिग्रीज। यहाँ पे इंक्लिनेशन जो है सो 1/4 यहाँ पे ग्रेडियंट में दिया हुआ है। इसको डिग्री में कितना इसका इंक्लिनेशन होगा वो आपको कन्वर्ट करके बताना है। इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए है 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है 25 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी है 14 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी है 15 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14 डिग्री, जो कि 56 से यदि आप 14 को डिवाइड करते हैं तो 4 आ जाता है। 14 चौके 56, तो 1/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे उल्टा यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट थिंग्स डू वी हैव टू अरेंज if risk elimination control safe system work doesn't work in mines। हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ को अरेंज कर सकते हैं यदि हमको रिस्क को हटाना है या फिर कंट्रोल करना है या फिर सेफ सिस्टम वर्क के रूप में हमको काम करना है। तो यहाँ पे इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए है मैन पावर, ऑप्शन नंबर बी है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ऑप्शन नंबर सी है कंसेशन, ऑप्शन नंबर डी है अलाउंस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसको PPE भी बोला जाता है। तो उसका यूज़ करके हम लोग रिस्क को घटा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा यहाँ पे, हु हैज़ द ड्यूटी टू अरेंज टू एग्जिस्ट फ्रॉम ईच अंडरग्राउंड वर्क प्लेस। यहाँ पे जो अंडरग्राउंड माइंस में 2 एग्जिस्ट होता है, 2 बाहर जाने के रास्ते होते हैं, तो उसको अरेंज करने की जो ड्यूटी होती है तो वो किसकी होती है। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए है माइनिंग सरदार, ऑप्शन नंबर बी है ओवरमैन, ऑप्शन नंबर सी ऑनर और ऑप्शन नंबर डी है अंडर मैनेजर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑनर। जो है ऑनर की ड्यूटी होती है कि माइंस में 2 एग्जिस्ट होने चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच प्लान इज प्रिपेयर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड नेचुरल डिजास्टर। जो इंडस्ट्रियल फैक्ट्रियों और नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक रूप से डिजास्टर के रूप में हम लोग किस प्लान को बनाया जाता है, किस प्लान को प्रिपेयर किया जाता है। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन में ए है फायर फाइटिंग प्लान, ऑप्शन नंबर बी इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लान, ऑप्शन नंबर सी है सेफ सिस्टम ऑफ वर्क और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ देम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लान। इंडस्ट्रियल और नेचुरल डिसास्टर से बचने के लिए पहले जो है सो इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान्स को यहाँ पे बनाया जाता है माइंस में। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, पर्पस ऑफ सब ग्रेड ड्रिलिंग इन सरफेस माइंस। जो सब ग्रेड ड्रिलिंग होता है ओपन कास्ट माइंस में, तो उसका क्या पर्पस होता है, उसका क्या मतलब होता है, क्यों हम लोग सब ग्रेड ड्रिलिंग को करते हैं। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए टू अवॉइड टो प्रॉब्लम इन बेंच, ऑप्शन नंबर बी है इट डिक्रीजेज FOS ऑफ स्लोप, ऑप्शन नंबर सी है नो इफेक्ट, ऑप्शन नंबर डी है कैन नॉट से एनीथिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टू अवॉइड टो प्रॉब्लम इन बेंच। जो बेंच में टो का प्रॉब्लम होता है, टो बन जाता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए, उससे बचने के लिए सब ग्रेड ड्रिलिंग किया जाता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, in which section of the mines act you have to make entry in beginning and at the end of work। माइंस एक्ट के किस सेक्शन के अनुसार माइंस में घुसने से पहले, एंट्री करने से पहले, फिर माइंस के बाहर आने के बाद वहाँ पे एंट्री करवाना पड़ता है, अटेंडेंस बनवाना पड़ता है, तो वो कौन सा सेक्शन है। तो इसके ऑप्शन नंबर ए माइंस एक्ट 48, ऑप्शन नंबर बी है माइंस एक्ट 46, ऑप्शन नंबर सी है माइंस एक्ट 36, ऑप्शन नंबर डी है माइंस एक्ट 38। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माइंस एक्ट 48 के तहत जो है सो अटेंडेंस बनाया जाता है या फिर माइंस में घुसने से पहले और निकलने के बाद वहाँ पे एंट्री किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्लोप कैन बी डिफाइंड एज। जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ FOS होता है, वो स्लोप का FOS होता है, वो किसके रूप में डिफाइन कर सकते हैं या फिर परिभाषित कर सकते हैं। इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए रेशियो ऑफ रेसिस्टिंग फोर्स टू ड्राइविंग फोर्स, ऑप्शन नंबर बी है रेशियो ऑफ ड्राइविंग फोर्स टू रेसिस्टिंग फोर्स, ऑप्शन नंबर सी है रेशियो ऑफ स्ट्रेन टू स्ट्रेन, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेशियो ऑफ रेसिस्टिंग फोर्स टू ड्राइविंग फोर्स। जो रेसिस्टिंग फोर्स होता है और जो ड्राइविंग फोर्स होता है उसके रेशियो को ही फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्लोप के रूप में जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा यहाँ पे,
हाउ मेनी डेज आर देयर इन वन फोर्टनाइट, एक फोर्टनाइट में, या फिर इसको पखवाड़ा भी बोला जाता है, तो एक पखवाड़े में कितने दिन होते हैं। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन में है 7 डेज, ऑप्शन में बी है 10 डेज, ऑप्शन में सी है 14 डेज, ऑप्शन में डी है 30 डेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 14 डेज, जो कि 14 डेज यानी कि पखवाड़ा जो होता है 14 डेज को कहा जाता है। यदि आप लोग को अच्छा ये वीडियो लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इन हाउ मेनी डेज इन अ वीक मैनेजर्स वुड इंस्पेक्ट एट द वर्क प्लेस। मैनेजर जो है सो वर्क प्लेस में और फिर अंडरग्राउंड में कितने दिन, एक सप्ते में कितने दिन वो जांच करेगा। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 2 डेज, ऑप्शन नंबर बी है 3 डेज, ऑप्शन नंबर सी 4 डेज, ऑप्शन नंबर डी है 1 डेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैनेजर जो है सो प्रत्येक 4 दिन में अपने वर्क प्लेस पर वो जाँच करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, इन हाउ मेनी डेज मैनेजर वुड अरेंज मटेरियल आफ्टर रिसीविंग डिमांड लेटर। जो डिमांड लेटर मिलता है मैनेजर को मटेरियल के लिए, किसी चीज़ की कमी हो जाती है तो उसको डिमांड दिया जाता है मैनेजर को कि ये चीज़ घट गई है, तो उसको जो डिमांड लेटर मिलने के कितने दिन के अंदर वो जो है सो अरेंज कर देगा मटेरियल के लिए। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1 डेज, ऑप्शन नंबर बी है 3 डेज, ऑप्शन नंबर सी 7 डेज, ऑप्शन नंबर डी 15 डेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 डेज। 3 दिन के अंदर ही वो सारे मटेरियल को अवेलेबल करवा देगा माइंस में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन हाउ मेनी डेज द इफिशियंसी ऑफ मैकेनिकल फैंस इज इंस्पेक्टेड। जो मैकेनिकल फैंस होता है, एमएमवी होता है, वो कितने दिनों के अंदर उसकी इफिशियंसी जो है सो कितने दिन के अंदर जांच की जाती है। एमएमवी को फैन की इफिशियंसी जांच करने की बात कर रहा है यहाँ पे। तो इसके ऑप्शन नंबर ए है 7 डेज, ऑप्शन नंबर बी है 30 डेज, ऑप्शन नंबर सी है 3 मंथ, ऑप्शन नंबर डी है 24 आवर्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 मंथ्स, यानी कि इफिशियंसी प्रत्येक 3 महीनों में एक बार उसकी जांच की जाती है इफिशियंसी की। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द माइनिंग एग्जामिनेशन बोर्ड। यहाँ पे पूछ रहा है कि माइनिंग एग्जामिनेशन बोर्ड जो है सो सीएमआर के द्वारा जो भी उसकी गठन किया जाता है, तो उसका चेयरमैन यहाँ पे कौन होगा, उसका अध्यक्ष कौन होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए CI, ऑप्शन नंबर बी RI, ऑप्शन नंबर सी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर और ऑप्शन नंबर डी है मैनेजर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CI, चीफ इंस्पेक्टर जो है सो चेयरमैन होगा माइनिंग एग्जामिनेशन बोर्ड का, उसका अध्यक्ष होगा चीफ इंस्पेक्टर। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, मैक्सिमम एज लिमिट फॉर मैनेजर इन माइंस। जो मैनेजर की एज होती है माइंस में, उसकी मैक्सिमम एज कितनी है अकॉर्डिंग टू सीएमआर 2017। तो इसके ऑप्शन में ए है 55 ईयर, ऑप्शन में बी है 60 ईयर, ऑप्शन में सी है 65 ईयर, ऑप्शन में डी है 70 ईयर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 70 ईयर्स। मैक्सिमम 70 साल तक कोई भी ऑफिशियल, साथ ही साथ वाइंडिंग ऑपरेटर भी 70 साल तक माइंस में काम कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, If an engineer wants to work in 2 mines, then he has to take permission। यदि कोई भी इंजीनियर जो है सो 2 माइंस में काम करना चाहता है तो उसको जो है सो किससे परमिशन लेना पड़ेगा। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है रीजनल इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर बी है चीफ इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर सी है बोथ और ऑप्शन नंबर डी है देयर इज नो प्रोविजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चीफ इंस्पेक्टर। यदि इंजीनियर 2 माइंस में करना चाहता है काम तो वो काम कर सकता है, बशर्ते कि उसको चीफ इंस्पेक्टर से इजाज़त लेनी पड़ेगी, पर मैनेजर के कंडीशन में वो 2 माइंस में काम नहीं कर सकता, ये बात आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, द सेक्रेटरी टू द कमिटी शैल गिव एटलीस्ट डैश नोटिस टू एवरी मेंबर ऑफ द कमिटी प्रेजेंट इन इंडिया। जो कमिटी गठित किया जाता है माइंस एक्ट 12 के अधीन जो कमिटी का गठन किया जाता है, तो उसका जो मीटिंग होती है तो पूरे मेंबर लोग को भेजा जाता है। वो कितने दिन पहले पूरे जो भी मेंबर होंगे इंडिया में जो उपस्थित मेंबर होंगे, सदस्य होंगे, तो उसको कितने दिन पहले सभी को वहाँ पे जो है सो नोटिस भेजी जाएगी। तो इसके ऑप्शन में ए 7 डेज, ऑप्शन में बी है 14 डेज, ऑप्शन में सी है 30 डेज और ऑप्शन में डी है 45 डेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 14 डेज पहले उसको भेजना पड़ेगा। और उसका जो डिटेल्स होता है किस किस मुद्दे पर वहाँ पे चर्चा किया जाएगा, तो उसकी जो है सो 7 दिन के अंदर वहाँ पे उसका डिटेल्स भेजा जाता है प्रत्येक व्यक्ति को। और इमरजेंसी के केस में 2 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा, वो भी सेक्रेटरी के द्वारा दिया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, नो बिजनेस शैल बी ट्रांजेक्टेड एट ए मीटिंग ऑफ द कमिटी अनलेस एट लीस्ट डैश मेंबर इंक्लूडिंग चेयरमैन आर प्रेजेंट। यहाँ पे पूछ रहा है जो कमिटी का ही मीटिंग
किया जाता है उसमें कम से कम कितने मेंबर लोग प्रेजेंट होने चाहिए, साथ ही साथ चेयरमैन को ले करके यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो कोरम का बात के यहाँ पे किया जा रहा है। तो इसके ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 मेंबर। यदि यहाँ पे टोटल जो कमेटी में टोटल 8 मेंबर होते हैं, तो वहाँ पे यदि 4 मेंबर लोग प्रेजेंट नहीं होता है चेयरमैन को लेकर के, तो वहाँ पे कोई भी बिजनेस यानी कि किसी भी बात पे फैसला नहीं लिया जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 17 है। द एनुअल रिटर्न शैल बी सबमिटेड टू चीफ इंस्पेक्टर बाय मैनेजर ऑन और बिफोर डैश ऑफ एवरी ईयर। जो एनुअल रिटर्न जो है सो मैनेजर के द्वारा भेजा जाता है चीफ इंस्पेक्टर को प्रत्येक साल, तो किस तारीख को यहाँ पे भेजा जाता है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा था। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी 20 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी 31 मार्च, ऑप्शन नंबर डी 31 दिसंबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 फरवरी या उसके पहले भेजा जाता है एनुअल रिटर्न। किसको भेजा जाता है, तो चीफ इंस्पेक्टर को भेजा जाता है मैनेजर के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है, क्वेश्चन नंबर 18 है। The owner, agent or manager shall within a period of days from the date of receipt of recommendations of the safety committee shall indicate to the secretary to the safety committee the action take to implement the recommendation। जो सेफ्टी कमेटी मैंस में गठित किया जाता है, तो उसकी प्रत्येक महीने की जो मीटिंग होती है और मीटिंग के दौरान में जो वर्क में इंस्पेक्टर होता है, तो यदि वो कुछ रिकमेंड करते हैं कुछ चीज़ को सेफ्टी के रिगार्डिंग, यदि कुछ चीज़ को बढ़ावा देने के लिए रिकमेंडेशन किया जाता है मैनेजर को, तो उसको रिकमेंडेशन मिलने के कितने दिन के अंदर उस पर जो है सो OM ओनर एजेंट मैनेजर विचार करेगा या फिर उसको लागू करने के लिए वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेगा। तो इसके ऑप्शन नंबर ए है 7 डेज, ऑप्शन नंबर बी है 30 डेज, ऑप्शन नंबर सी है 15 डेज, ऑप्शन नंबर डी है 20 डेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15 दिन के अंदर, 15 डेज के अंदर जो भी वहाँ पे रिकमेंड किया जाएगा उस पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा OM के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19। The vessels where water is stored, if the water is not supplied by taps, shall be cleaned once in। जो पानी का वहाँ पे व्यवस्था किया जाता है या फिर स्टोर किया जाता है पीने का पानी जो होता है, तो वो टैप के द्वारा, नलों के द्वारा यदि वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं की गई है, तो उसकी कितने दिनों में वहाँ पे क्लीन किया साफ़ किया जाएगा। तो इसके ऑप्शन नंबर ए डेली, ऑप्शन नंबर बी है 7 डेज, ऑप्शन नंबर सी है 14 डेज, ऑप्शन नंबर डी है 30 डेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेली। प्रत्येक दिन जो है सो वेसल्स को जो बर्तन होगा उसको प्रत्येक दिन वहाँ पे साफ़ करना पड़ेगा यदि नल से सप्लाई नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20। द स्केल ऑफ लेटरिंग अकोमोडेशन शैल बी एटलीस्ट 1 सीट फॉर एवरी डैश मेल्स और फीमेल एम्प्लॉयड इन एवरी माइंस। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो माइंस में लेटरिंग की व्यवस्था की जाती है, तो एक सीट कितने मेल के रहने पर और कितने फीमेल के रहने पर वहाँ पे एक जो है सो सीट यानी कि एक बाथरूम बनाया जाएगा। तो इसके ऑप्शन नंबर ए है 25, ऑप्शन नंबर बी है 50, ऑप्शन नंबर सी है 100, ऑप्शन नंबर डी है 150। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 50। यदि 50 मेल हैं या फिर यदि 50 महिलाएं हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग एक सीट का व्यवस्था किया जाएगा। और वहाँ पे यदि एक महिलाएं होती है या फिर 50 से अधिक 1 या 2 भी पुरुष भी होते हैं, तो वहाँ पे उसको 50 के अकॉर्डिंग ही प्रीफर किया जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। द एक्सप्लोसिव रेंज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, जो CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, उसका एक्सप्लोसिव रेंज कितना होता है, कितना से कितना के बीच में वो ब्लास्ट कर सकता है। तो इसके ऑप्शन में है 5.4 टू 14.8, ऑप्शन नंबर बी है 4 to 75%, ऑप्शन नंबर सी है 12.5% टू 74% और ऑप्शन नंबर डी है 4.3% टू 45%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12.5 से लेकर के जो है सो 74% के बीच में CO का एक्सप्लोसिव लिमिट होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम वोल्टेज कैन बी ट्रांसमिटेड टू आ बिलो ग्राउंड माइन। बिलो ग्राउंड माइंस में कितने वोल्टेजेस तक जो है सो ट्रांसमिट किया जा सकता है यानी कि ले जाया जा सकता है माइंस में। तो इसके ऑप्शन नंबर ए है 6.6 kV यानी 6600 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी है 11 kV, ऑप्शन नंबर सी है 3.3 kV और ऑप्शन नंबर डी है 650 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11 kV, 11,000 वोल्ट को अंडरग्राउंड माइंस में ट्रांसमिट किया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है।
यहाँ पे व्हाट इज़ द परमिसिबल लिमिट ऑफ वोल्टेज फॉर यूजिंग पोर्टेबल हैंड लैम्प। जो पोर्टेबल हैंड लैम्प होता है तो उसके लिए जो मैक्सिमम वोल्टेज लिमिट होता है, जो परमिसिबल लिमिट है मैक्सिमम, वो कितना है यहाँ पे। तो ये सी ए से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ए है 125 वोल्ट 125 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी है 30 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी यहाँ पे सी होना चाहिए, बी लिखा गया, सी है 25 वोल्ट और ऑप्शन नंबर डी है 110 वोल्ट 110 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30 वोल्ट। जो पोर्टेबल हैंड लैम्प होता है वो 30 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उतना ही परमिसिबल है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट शुड बी द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ ओवरहेड कंडक्टिंग लाइन। जो ओवरहेड कंडक्टिंग लाइन होता है, एक उसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होता है, एक मतलब कि एक कैपेसिटी कि उतने केजी तक वो वेट को सह सकता है एक लिमिट डिस्टेंस के डिस्टेंस तक में। तो वहाँ पे पूछ रहा है जो ओवरहेड कंडक्टिंग लाइन होता है तो उसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितना है। तो इसके ऑप्शन नंबर ए 350 kg, ऑप्शन नंबर बी है 100 kg, ऑप्शन नंबर सी है 200 kg और ऑप्शन नंबर डी है 250 kg। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 350 kg। ये भी सी ए से क्वेश्चन दिया गया था। और यदि 15 मीटर से कम का डिस्टेंस हो तो वहाँ पे 150 के भी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, What should be the minimum clearance of overhead lines above ground where डंपर्स आर इन ऑपरेशन। यदि डंपर का वहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है, डंपर चल रहा है, तो वहाँ पे जो है सो ओवरहेड लाइन जो होगा वो जो ग्राउंड से, जो ज़मीन है वहाँ से कितने ऊपर होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 30 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 20 मीटर, ऑप्शन नंबर सी है 15 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 12 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12 मीटर, यानी कि 12 मीटर से वो कम नहीं होना चाहिए। उतने हाइट पे जो ओवरहेड लाइन होता है, करंट जो पास होता है वो 12 मीटर से कम दूरी पर नहीं होना चाहिए जो ज़मीन है उससे। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है यहाँ पे, द मशीन विच इज एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर डायरेक्ट कास्टिंग ऑपरेशन इन ए ओपन कास्ट माइन। जो डायरेक्ट कास्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है ओपन कास्ट में मशीन, वो कौन सी मशीन है यहाँ पे, मतलब डायरेक्टली वो मिट्टी को काट सकता है। तो यहाँ पे इसके ऑप्शन नंबर ड्रेजर, ऑप्शन नंबर बी फ्रंट इन लोडर, ऑप्शन नंबर सी है BW बकेट व्हील एक्सकेवेटर, ऑप्शन नंबर डी है वॉकिंग ड्रैग लाइन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वॉकिंग ड्रैग लाइन। जो ड्रैग लाइन होता है वो ओवर कास्टिंग के ऑपरेशन के लिए ओपन कास्ट में यूज किया है, तो अभी को रिमूव करने के लिए, दैट इज ओवर कास्टिंग। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, यूज ऑफ अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल इन अ माइन शैल बी स्पेसिफाइड बाय। जो अमोनियम नाइट्रेट होता है फ्यूल ऑयल अनफो जो होता है वो माइंस में यूज़ करने का जो परमिशन होता है वो परमिशन कौन देते हैं। तो इसके ऑप्शन नंबर कोलियरी मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी एरिया मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी है CI, ऑप्शन नंबर डी है RI। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चीफ इंस्पेक्टर। जो सी है वही उसी के द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है अनफो को यूज़ के लिए माइंस में। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 28 है, फायर एक्सटिंग्विशर यूज फॉर इलेक्ट्रिकल फायर शैल बी टेस्टेड एट लीस्ट 1 इन डैश। जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है बुझाने के लिए, आग को बुझाने के लिए, जो इलेक्ट्रिकल फायर आग को बुझाने के लिए, वो जो है सो कितने दिन में एक बार यहाँ पे जांच करनी चाहिए। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 6 मंथ, ऑप्शन नंबर बी है 3 मंथ, ऑप्शन नंबर सी है 1 ईयर, ऑप्शन नंबर डी है 1 मंथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है सो CMR में 1 मंथ दिया हुआ है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो। CMR 139 में आप देख सकते हो, तो वहाँ पे जो है सो प्रत्येक महीने फायर एक्सटिंग्विशर की जांच की जाएगी किसी भी कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा। जो लेकिन AIDEO के द्वारा जो आंसर दिया गया था वहाँ पे 1 ईयर दिया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जवाब आप अपने से थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 29 है, विच अमंग द फॉलोइंग शैल नॉट बी शोन इन इलेक्ट्रिकल प्लान। इनमें से इलेक्ट्रिकल प्लान में कौन सा जो है सो शो नहीं किया जाता है, दिखाया नहीं जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर है केबल रूट, ऑप्शन नंबर बी है पोर्टेबल ऑपरेटर्स, ऑप्शन नंबर सी है वेंटिलेशन, ऑप्शन नंबर डी है बेल्ट कन्वेयर। तो इस क्वेश्चन का जो है सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पोर्टेबल ऑपरेटर्स। जो इलेक्ट्रिकल प्लान होता है उसमें पोर्टेबल ऑपरेटर्स को नहीं दिखाया जाता है, बाकी इन चीज़ों को दिखाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30, In case of degree 3 mine, all operators shall be flame proof within of any working phase। यदि डिग्री 3 का माइंस है तो वो जो भी ऑपरेटर्स यूज किया जाता है, फ्लेम ऑपरेटर्स यूज किया जाता है, वो फेज के कितने मीटर के दूरी पर वहाँ पे यूज़ किया जाएगा। तो इसके ऑप्शन नंबर ए है 100 मीटर, ऑप्शन नंबर बी है 90 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 300 मीटर, ऑप्शन नंबर डी है 270 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 270 मीटर। फेज से 200
270 मीटर तक, डिग्री 3 माइनस के केस में जो है सो 270 मीटर तक आपको फ्लेम प्रूफ अपरेटस यूज़ करना पड़ेगा। और डिग्री 2 माइनस के केस में वहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 मीटर। डिग्री 2 माइनस के केस में क्या होता है, 90 मीटर होता है। डिग्री 1 में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कितने डिस्टेंस में फ्लेम प्रूफ यूज़ किया जाएगा। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है या फिर गलती लगती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, फिर उसको इम्प्रूव कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ फ्लेक्सिबल केबल फॉर यूजिंग LHD। यहाँ पे पूछ रहा है कि LHD जो होता है, लोड होल्ड डंपर जो होता है, अंडरग्राउंड माइंस में कोल को लोड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उसका जो फ्लेक्सिबल केबल जो होता है, केबल का लेंथ होता है मैक्सिमम कितना होता है। तो इसके ऑप्शन नंबर ए है 100 मीटर, ऑप्शन नंबर बी है 90 मीटर, ऑप्शन नंबर सी है 250 मीटर और ऑप्शन नंबर डी है 300 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 250 मीटर। यानी कि LHD का जो मैक्सिमम केबल फ्लेक्सिबल केबल का लेंथ होता है वो 250 मीटर, और अगर SDL की बात करेगा तो SDL के लिए सिर्फ 100 मीटर उसका हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, विच पैरामीटर इज नॉट रिलेटेड टू ब्लास्ट जियोमेट्री। यानी कि ब्लास्टिंग से जो है सो ब्लास्ट जियोमेट्री से कौन से पैरामीटर इनमें से रिलेटेड नहीं है। तो इसके ऑप्शन से ए चार्ज फैक्टर, ऑप्शन नंबर बी डायमीटर ऑफ होल, ऑप्शन नंबर सी लेंथ वर्सेस विड्थ एरिया और ऑप्शन नंबर डी है इम्पीडेंस ऑफ रॉक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे पढ़ने से ये लग रहा था इम्पीडेंस ऑफ वर्क, जो रॉक का इम्पीडेंस होता है वो जो है सो ब्लास्ट से रिलेटेड नहीं है। चार्ज फैक्टर तो है ही, डायमीटर होल का कितना होगा, लेंथ और विड्थ जो होता है होल का वो कितना होगा, ये तो रिलेटेड होता है। इम्पीडेंस ऑफ रॉक जो है सो ब्लास्ट ज्योमेट्री से रिलेटेड नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 33 है, स्केल्ड डिस्टेंस इज यूज टू प्रेडिक्ट। जो स्केल्ड डिस्टेंस होता है वो किस चीज़ को मतलब किस चीज़ को जांच करने के लिए या फिर किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, किस चीज़ के लिए निर्देश दिया गया है स्केल डिस्टेंस। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए है ग्राउंड वाइब्रेशन के लिए, ऑप्शन नंबर बी है एयर ओवर प्रेशर के लिए, ऑप्शन नंबर सी है बोथ एंड बी, ऑप्शन नंबर डी है नन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो स्केल डिस्टेंस होता है वो ग्राउंड वाइब्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 34 है, for a delay blasting of 10 circuits, a sequential timer is set on 25 millisecond between circuit initiations. If the normal firing time of a detonator is 400 millisecond, the total add on time in millisecond for 10 सर्किट्स विल बी। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि टोटल जो है सो कितने सर्किट हैं। यहाँ पे 10 सर्किट हैं और पहला और सेकेंड जो है सो पहला और दूसरा डेटोनेटर का फूटने का जो इंटरवल है यहाँ पे 25 मिलीसेकंड यहाँ पे दे के रखा हुआ है। तो टोटल कितने यहाँ पे हो गए, मतलब कि टोटल जो डेटोनेटर हो जाएंगे वो 10 डेटोनेटर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 10 सर्किट दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो टोटल फायरिंग टाइम है एक्सप्लोडर का वो 400 मिलीसेकंड है और यहाँ पे 1 से लेकर के 10 जो है सो सर्किट जोड़े गए हैं। तो पहला जो डेटोनेटर फूटेगा तो उसमें कोई टाइम नहीं लिया जाएगा, वो तुरंत ही फूट जाएगा। इसके बाद जो पहला से दूसरा के बीच होगा वो 25 मिलीसेकंड, फिर दूसरा से तीसरा 25 मिलीसेकंड, इसी तरह लगातार 9 का जो 9 सर्किट होगा उसका 25 मिलीसेकंड से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 225। मतलब 9 लगातार जो है सो 1 से लेकर 10 तक का बीच का जो फूटने का टाइम हो जाएगा 225 मिलीसेकंड। और जो एक्सप्लोडर का टाइम यहाँ पे देकर रखा है 400 मिलीसेकंड, यानी कि 200 मिलीसेकंड और 400 मिलीसेकंड के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ना कि 650। पहला में तो कोई टाइम लगेगा ही नहीं क्योंकि वो इंस्टेंटली फूट जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 35 है, fault current shall not be more than dash in installation of over 250 volt up to 11,000 वोल्ट फॉर अंडरग्राउंड माइंस। यहाँ पे पूछ रहा है जो परमिसिबल होता है फॉल्ट करंट का, कितना फॉल्ट करंट रहता है अंडरग्राउंड माइंस में। 250 वोल्ट से 11,000 वोल्ट के लिए ही पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। तो इसके ऑप्शन नंबर ए है 50 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी है 50 मिली एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी है 750 एम्पियर्स और ऑप्शन नंबर डी 750 मिली एम्पियर्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 750 मिली एम्पियर जो है सो फॉल्ट करंट जो है सो यूज कर सकते हैं 250 से लेकर के 11,000 वोल्ट के बीच में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है,
हाउ मेनी डेज ऑफ थ्योरेटिकल रिफ्रेशर ट्रेनिंग सेल और ड्रिल ऑपरेटर, जो ड्रिल ऑपरेटर होता है तो उसके लिए जो रिफ्रेशर ट्रेनिंग दिया जाता है वो कितने दिन का दिया जाता है, वो भी थ्योरेटिकल रूप से कितने दिन का ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो इसके ऑप्शन नंबर ए 30 डेज, ऑप्शन नंबर बी 10 डेज, ऑप्शन नंबर सी 6 डेज, ऑप्शन नंबर डी 5 डेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5 डेज। रिफ्रेशर ट्रेनिंग जो दी जाती है ड्रिल ऑपरेटर की वो 5 डेज की दी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 37 है। हु अपॉइंट्स द सुपरिटेंडेंट ऑफ रेस्क्यू स्टेशन माइंस रेस्क्यू रूल 1985 से क्वेश्चन पूछा गया। जो सुपरिटेंडेंट होता है यहाँ पे तो उसका जो अपॉइंट किया जाता है वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है रेस्क्यू स्टेशन में। तो इसके ऑप्शन नंबर सी आई, ऑप्शन नंबर बी है आर आई, ऑप्शन नंबर सी है ऑनर, ऑप्शन नंबर डी एजेंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑनर। सुपरिटेंडेंट की नियुक्ति जो सो ऑनर के द्वारा की जाती है। इसके अगले क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38। Within how many days of appointment of superintendent of rescue station owner shall inform CINRI। जो ऑनर के द्वारा जो सुपरिटेंडेंट की नियुक्ति की जाएगी रेस्क्यू स्टेशन में वो ऑनर सीआई और आरआई को उसकी सूचना भी देनी पड़ेगी। तो वो कितने दिन के अंदर उसको सूचना देना पड़ेगा सीआई और आरआई को। तो इसके ऑप्शन नंबर ए 15 डेज, ऑप्शन नंबर बी है 14 डेज, ऑप्शन नंबर सी है 7 डेज, ऑप्शन नंबर डी है 3 डेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7 डेज। 7 दिन के अंदर अंदर उसकी अपॉइंटमेंट की उसकी नियुक्ति की सूचना सीआई और आरआई को भेजी जाएगी। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है। अपॉइंटमेंट ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ रेस्क्यू स्टेशन शैल बी गिवन इन डैश। जो सुपरिटेंडेंट की अपॉइंटमेंट किया जाता है ऑनर के द्वारा किया जाता है, सीआई और आरआई को भेजा जाता है, ये आप देख चुके हैं। तो ये जो किया जाए अपॉइंटमेंट किया जाएगा तो ये किस फॉर्म के तहत जो है सो उसका अपॉइंटमेंट होगा। तो इसके ऑप्शन नंबर ए फॉर्म 3, ऑप्शन नंबर बी फॉर्म 1, ऑप्शन नंबर सी फॉर्म 2, ऑप्शन नंबर डी है फॉर्म 6। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फॉर्म 1 के तहत जो है सो उसका अपॉइंटमेंट होगा और CIRI को उसकी सूचना भेजी जाएगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है। इक्विपमेंट्स एट रेस्क्यू रूम्स शैल बी केप्ट अकॉर्डिंग टू डैश ऑफ माइन रेस्क्यू रूल 1985। यहाँ पे माइन रेस्क्यू छूट गया। जो माइन रेस्क्यू रूल 1985 के अनुसार रेस्क्यू रूम बनाया जाता है तो किस शेड्यूल के अनुसार वहाँ पे इक्विपमेंट्स या फिर ऑपरेटर्स रखे जाएंगे। तो इसके ऑप्शन में ए शेड्यूल 1, ऑप्शन नंबर बी ए शेड्यूल 2, ऑप्शन नंबर सी ए शेड्यूल 3, ऑप्शन नंबर डी शेड्यूल 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 के अनुसार रेस्क्यू रूम में ऑपरेटर्स या फिर इक्विपमेंट्स को रखा जाता है और शेड्यूल 1 के अनुसार जो है सो रेस्क्यू स्टेशन में इक्विपमेंट्स को रखा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 है। ऑल ब्रीथिंग ऑपरेटर्स शैल बी टेस्टेड इन मैनर एज लेड डाउन इन शेड्यूल डैश। सॉरी कौन से शेड्यूल में जो है सो जितने ब्रीथिंग ऑपरेटर्स होंगे वो टेस्ट किए जाएंगे या फिर जांच किए जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है शेड्यूल 2, ऑप्शन नंबर बी है शेड्यूल 3, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है शेड्यूल 4, ऑप्शन नंबर डी है शेड्यूल 1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 के अनुसार जो है सो जितने भी ब्रीथिंग ऑपरेटर्स हैं या फिर जो भी रेस्क्यू रूम में इक्विपमेंट्स रखे जाते हैं उसकी जो भी जांच की जाएगी वो शेड्यूल 4 में दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 है। रिपोर्ट ऑफ एक्सीडेंट अराइजिंग ड्यू टू यूज ऑफ रेस्क्यू ऑपरेटर्स इन माइन शैल बी गिवन टू RICI। यदि रेस्क्यू ऑपरेटर्स को यूज करते हुए माइंस में कोई एक्सीडेंट हो जाती है तो उसका एक रिपोर्ट भेजा जाएगा RI और CI को। तो ये रिपोर्ट कितने समय के अंदर भेजा जाएगा। तो इसके ऑप्शन में 24 आवर, ऑप्शन नंबर बी है 3 डेज, ऑप्शन नंबर सी है 7 डेज, ऑप्शन नंबर डी है इमीडिएटली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24 आवर्स। और ये जो नोटिस भेजा जाएगा, रिपोर्ट भेजा जाएगा तो ये मैनेजर के द्वारा भेजा जाएगा क्योंकि वो माइंस में एक्सीडेंट हुआ था। और यदि रेस्क्यू स्टेशन पर कोई एक्सीडेंट होता है तो वो जो रिपोर्ट भेजा जाता है वो सुपरिटेंडेंट के द्वारा भेजा जाता है। ये भी बात आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43। देयर आर 900 पर्सन एम्प्लॉयड इन अंडरग्राउंड माइन, हाउ मेनी रेस्क्यू ट्रेड पर्सन शैल बी देयर। अंडरग्राउंड माइन में 900 व्यक्ति जो है सो वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो RTP मौजूद होगा सरफेस पे वो कितना होगा। तो इसके ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 18, ऑप्शन नंबर डी 9। तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि 500 व्यक्ति तक
अंडरग्राउंड माइंस में काम कर रहे हैं, जैसे कि यदि 100 व्यक्ति भी हो जाता है तो वहाँ पे 5 आरटीपी रहेगा, तो उसी तरह 500 तक होने पर 5 ही रहेगा। लेकिन जैसे ही 500 से ऊपर व्यक्ति यदि बढ़ जाता है, अंडरग्राउंड में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या 600 होती है तो वहाँ पे 6 हो जाएगा, 7 से होगा तो 700 हो जाएगा, और 800 काम कर रहा है तो 800, तो उसी तरह यहाँ पे 900 व्यक्ति काम कर रहे होंगे तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे आरटीपी? 9 आरटीपी हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ पे 44 है, रेस्क्यू टीम शैल यूज द सिग्नल्स एज प्रिस्क्राइब्ड इन डैश फॉर कम्युनिकेशन ड्यूरिंग रेस्क्यू ऑपरेशन। जो रेस्क्यू टीम होता है, रेस्क्यू ऑपरेशन करते समय एक सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं, जो भी जैसे कि 1 घंटी 2 घंटी, तो उसी तरह वहाँ पे एक हूट होता है तो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो वो कौन से शेड्यूल में उसके बारे में दिया गया कि कितने बार वो कितने बार बजाएंगे तो वो एक्शन लेंगे या फिर क्या करेंगे, तो इसके शेड्यूल को आपको बताना है। तो इसके ऑप्शन नंबर शेड्यूल 4, ऑप्शन नंबर बी शेड्यूल 5, ऑप्शन नंबर सी है शेड्यूल 7 और ऑप्शन नंबर डी है शेड्यूल 8। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शेड्यूल में ये चीज़ें बताई गई है कि जो कोड ऑफ सिग्नल होगा वो शेड्यूल 4 में दिया माइंस रेस्क्यू 1985 के अकॉर्डिंग। तो पूरे शेड्यूल को भी आप एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, प्रोडक्टिविटी ऑफ सोवेल डिपेंड्स अपॉन। जो सोवेल ओपन कास्ट में माइन कर रहा होता है उसका जो प्रोडक्शन होता है वो किस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर ए सोवेल वर्क साइकिल, ऑप्शन नंबर बी टाइप ऑफ मटेरियल हैंडल, ऑप्शन नंबर सी वर्किंग ग्रेडियंट और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। जो सोवेल का वर्किंग साइकिल होता है वो थोड़ा सा अगर फास्ट होगा तो उस पर भी प्रोडक्शन उसका डिपेंड करेगा। टाइप ऑफ मटेरियल, किस प्रकार का मटेरियल है, ढीला है, हार्ड है, तो उस पर भी जो है सो सोवेल का जो प्रोडक्शन डिपेंड करेगा, और वर्किंग ग्रेडियंट के हिसाब से भी सोवेल का जो प्रोडक्शन वो भी डिपेंड करेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 है, एग्जॉस्ट रिटार्डर ब्रेकिंग सिस्टम इन अ ट्रक। जो ट्रक में एग्जॉस्ट या फिर उसी को रिटार्डर ब्रेक बोला जाता है तो वो क्यों यूज़ करते हैं या फिर उसका क्या काम है। तो इसका यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, इज़ प्राइमरली टू प्रोटेक्ट द सर्विस ब्रेक फ्रॉम एक्सेस हीट एंड सेवियर। ऑप्शन नंबर बी है, कैन इंस्टॉल द इंजन इफ द स्पेसिफाइड इंजन स्पीड इज नॉट मेंटेन्ड। ऑप्शन नंबर सी है, इज द प्रीफर्ड मीन्स ऑफ स्पीड कंट्रोल when traveling down grades। ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इज द प्रीफर्ड मीन्स ऑफ स्पीड कंट्रोल व्हेन ट्रैवलिंग डाउन ग्रेड्स। जब ट्रैवलिंग यानी कि डाउन की ओर बढ़ता है, जो ट्रक होता है नीचे की ओर जा रहा होता है, तो वहाँ पे जो स्पीड को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो रिटार्डर ब्रेक होता है। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 है यहाँ पे, व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ रूफ इन केस ऑफ फ्लैट रूफ शेल्टर। जो शेल्टर बनाया जाता है ओपन कास्ट माइंस में तो उसका मिनिमम हाइट यहाँ पे पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक और बात बोल रहा है कि फ्लैट रूफ होना चाहिए। फ्लैट मतलब समतल जो रूफ होता है, तो उस प्रकार के रूफ का जो है मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए। तो इसके ऑप्शन नंबर टी 2 है 2.5, ऑप्शन नंबर बी है 3 मीटर, ऑप्शन नंबर सी है 1.8 मीटर, ऑप्शन नंबर डी है 3.5 मीटर्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2.5 मीटर। जो फ्लैट जो रूफ होता है, फ्लैट रूफ शेल्टर होता है, तो उसके लिए 2.5 मीटर है, और यदि इंक्लाइन रूप में बनाया गया है तो जो मिनिमम हाइट होगा उसका 1.8 होना चाहिए, जो मैक्सिमम की जगह पे 2.5 होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन और 48 है, Which of the following are the main factors responsible for blast induced ground vibration। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो ब्लास्ट इंड्यूस्ड ग्राउंड वाइब्रेशन होता है वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है या फिर किस किस की वजह से वो फैक्टर जो है सो होता है। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए है फिजियो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक मास, ऑप्शन नंबर बी है एक्सप्लोसिव टाइप एंड देयर प्रॉपर्टीज, ऑप्शन नंबर सी है इरेगुलर शेप ऑफ फ्री फेस, ऑप्शन नंबर डी ग्राउंड वाटर टेबल, ऑप्शन नंबर ई है ऑल ऑफ द अबव, और एक एक्स्ट्रा और ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ था ए बी एंड सी आर करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अकॉर्डिंग टू मी जो है सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो एफ था वो होना चाहिए, ए बी एंड सी आर करेक्ट। यानी कि फिजियोमैकेनिकल का प्रॉपर्टी जो है सो डिपेंड करता है, जो वाइब्रेशन होता है उसका कम बेसी जो है सो उसका प्रॉपर्टी, रॉक का प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। दूसरा है किस प्रकार का एक्सप्लोसिव को यूज़ करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है, और तीसरा है यदि फेस का वहाँ पे इरेगुलर फेस है, अनडुलेटिंग है, उबड़ खाबड़ है, तो उस पर भी जो है सो ग्राउंड वाइब्रेशन यहाँ पे डिपेंड करता है। तो ये तीनों आंसर होना चाहिए।
जो कि AIDO का जो जवाब था वहाँ पे उन्होंने कोई यहाँ पे ऑप्शन को दिया हुआ नहीं था। तो इसको भी आप एक बार इसको देख लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 49 है, प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस इज टू बी फिटेड फॉर एज एन एडिशनल सेफ्टी फीचर। जो प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस है ये एडिशनल फीचर के रूप में, एडिशनल सेफ्टी फीचर के रूप में किस चीज़ में यूज़ किया जाता है या फिर प्रोवाइड किया जाता है, फिट किया जाता है। तो इसके ऑप्शन नंबर ए एक्सकेवेटर्स, ऑप्शन नंबर बी है वाटर टैंकर्स, ऑप्शन नंबर सी है ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स, ऑप्शन नंबर डी है डंपर्स या फिर टिपर्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डंपर्स या फिर टिपर्स। प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस जो है सो डंपर्स या फिर टिपर जो भी गाड़ियाँ होती है उस सभी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस। और यहाँ पे जो है सो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, फर्स्ट एड रूम शैल हैव फ्लोर स्पेस नॉट लेस देन। जो फर्स्ट एड रूम बनाया जाता है मानसूल के अकॉर्डिंग, तो जो फ्लोर स्पेस होगा वहाँ पे वो कितना होगा, कितना से कम नहीं होगा। तो इसके ऑप्शन में 5 स्क्वायर मीटर, ऑप्शन नंबर बी 10 स्क्वायर मीटर, ऑप्शन नंबर सी 50 स्क्वायर मीटर और ऑप्शन नंबर डी 15 स्क्वायर मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 स्क्वायर मीटर। फर्स्ट एड रूम का जो फ्लोर एरिया होगा 10 स्क्वायर मीटर से कम नहीं होगा। तो यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब भी कीजिए। और यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो कि सुधारा जा सके और लोगों को भी बताया जा सके। अंत में आपको बताना चाहूँगा, थैंक यू, जय हिंद।